अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास आ जाते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में सबसे पहला ट्रांसपोर्ट है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में हमें इस पैराग्राफ में मेनली 2-3 पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला पॉइंट है कि फ्रॉम इंटरसेल्युलर स्पेसेस ऑफ द लीफ टू आउटसाइड, जो जिसको बोलते हैं हम ट्रांसपीरेशन। तो जो ट्रांसपीरेशन है वो डिफ्यूजन से होता है, इसीलिए जो ट्रांसपीरेशन है इट इज़ अ पैसिव प्रोसेस। ठीक है। दूसरा पॉइंटर हमें जो याद रखना है वो आ जाता है हमारे पास ये वाला बॉक्स। ठीक है। इसके अंदर दे रखा है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन रेट। डिफ्यूजन रेट्स आर अफेक्टेड बाय ग्रेडियंट ऑफ कंसंट्रेशन, द परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन सेपरेटिंग देम, टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्योंकि जो डिफ्यूजन है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पर ही होगा। पैसिव प्रोसेस जितने भी होते हैं वो सारे अलोंग दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होते हैं। तो जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन में डिफरेंस होगा डिफ्यूजन उतना ही फास्टर होगा। दूसरा पॉइंट आ जाता है हमारे पास परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। अब अगर मेम्ब्रेन इम्परमिएबल है सब्सटेंसेस के लिए तो हमें कैरियर प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। उस केस के अंदर जो डिफ्यूजन है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कन्वर्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि डिफ्यूजन को डिसाइड करता है। अब बाद में हमारे पास दो फैक्टर्स आ जाते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिफ्यूजन बढ़ेगा क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, और प्रेशर बढ़ने पर भी हमारा डिफ्यूजन बढ़ जाएगा। ठीक है। ये तो हो गए इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स। अब इसके बाद हमारे पास आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या दे रखा है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग अ ग्रेडियंट मस्ट ऑलरेडी बी प्रेजेंट फॉर डिफ्यूजन टू ऑकर। ठीक है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है ये भी एक पैसिव प्रोसेस है। और हमारे पास जो लास्ट एक्टिव डिफ्यूजन बचता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सिर्फ वही है जिसके अंदर एनर्जी का इनपुट देना पड़ता है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्रोसेस होता है। डिफ्यूजन रेट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जितना छोटा साइज़ होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही फास्टर होगा। यहाँ पे लिखा भी है स्मॉलर सब्सटेंस डिफ्यूज फास्टर। अब मेन जो आता है टॉपिक ये वाला पैराग्राफ, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को एक्सप्लेन करता है। द डिफ्यूजन ऑफ ए सब्सटेंस अक्रॉस मेम्ब्रेन डिपेंड्स ऑन इट्स सॉल्युबिलिटी इन लिपिड। अगर लिपिड सॉल्युबल है वो सिंपल डिफ्यूजन से पास कर जाएगा। अगर लिपिड सॉल्युबल नहीं है, वाटर सॉल्युबल है, तो उसके लिए हमें कैरियर प्रोटीन्स चाहिए होंगे। ठीक है। सब्सटेंसेस soluble in lipid diffuses through membrane faster. Substances that have hydrophilic moiety find it difficult to pass to the membrane. Their movement has to be facilitated, और इसी को हम facilitated diffusion कहते हैं। तो जो membrane proteins होते हैं they provide sites at which such molecules pass across the membrane. ठीक है। They do not set up a concentration gradient. अब यहाँ पे clearly mention है a concentration gradient must already be present for molecules to diffuse if facilitated diffusion has to occur. क्योंकि ये है तो एक टाइप का डिफ्यूजन ही ना, और डिफ्यूजन के लिए एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑलरेडी प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है। और इसीलिए हम बोलते हैं कि जो सिंपल डिफ्यूजन है और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है दोनों के दोनों पैसिव प्रोसेस हैं। एक्टिव प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ हमारा लास्ट वाला आ जाता है जिसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर ही एनर्जी के इनपुट होता है। इसमें देख लो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूजेस एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट एंड पम्प मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। आई बात समझ में? इट इज़ ऑल्सो कैरिड आउट बाय स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। तो इस वाले लाइनर से, इस वाले बॉक्स से हमें एक चीज़ और पता चलती है कि जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट है दोनों के अंदर हमें मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इसका मतलब ये है कि जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये दोनों के दोनों लिविंग सिस्टम के अंदर होते हैं। बट जो सिंपल डिफ्यूजन है उसके लिए हमें लिविंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है। अब हम इनके कंपैरिजन देख लेते हैं। सबसे पहला है रिक्वायर्ड स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में रिक्वायर होता है, सिंपल डिफ्यूजन में बिल्कुल नहीं होता। ठीक है। हाईली सिलेक्टिव, सिलेक्टिव कौन होते हैं? सिलेक्टिव एंजाइम्स होते हैं। आई बात समझ में? जो कि सिर्फ एक पर्टिकुलर रिएक्शन को ही कैटेलाइज करते हैं। और एंजाइम्स किससे बनते हैं? प्रोटीन से बनते हैं। तो जिस जिस
प्रोसेस के अंदर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी वो हाईली सिलेक्टिव होगा। तो फैसिलिटेटेड और एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों के दोनों हाईली सिलेक्टिव हैं। एक इस पॉइंटर इसको एक्सप्लेन करने का ये भी है कि जो प्रोटीन है वो सिलेक्ट करेगा कौन सा मॉलिक्यूल उससे अक्रॉस पास करेगा। जैसे कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो सिलेक्टिवली परमियल मेम्ब्रेन होती है, इट इज़ परमिएबल टू ओनली स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स। वैसे ही प्रोटीन भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पार्ट ही हैं। तो हम इस पॉइंटर को कि हाईली सिलेक्टिव है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट सैचुरेट। सैचुरेट उसी के अंदर होगा जिसके अंदर हमारे एंजाइम्स होंगे, मतलब प्रोटीन होंगे, क्योंकि जो एंजाइम्स होते हैं उनकी एक्टिव साइट अगर सारी ऑक्यूपाइड हो जाएगी तो सैचुरेशन आ जाएगा उनके अंदर। आई बात समझ में? सैचुरेशन सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स के अंदर ही होता है, तो फैसिलिटेटेड और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर सैचुरेशन हो जाएगा। अब फिर ट्रांसपोर्ट मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होती है। रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आई बात समझ में? तो ये हमने इनके इनके डिफरेंसेस देख लिए। अब हम आते हैं वापस, अब हम शुरू से लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, ठीक है। डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज़ अ पैसिव प्रोसेस and may be from one part of the cell to the other or from cell to cell or over short distances, say from intercellular spaces of the leaf to outside। अब हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होते हैं जैसे कि विद इन सेल या फिर बिटवीन टू सेल्स या फिर फ्रॉम वन सेल टू इट्स इंटरस्टिशियल स्पेसेस, ये सारे के सारे डिफ्यूजन के थ्रू होते हैं, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट या फिर ट्रांसलोकेशन के लिए हम डिफ्यूजन को प्रेफर नहीं करते क्योंकि डिफ्यूजन इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस। आई बात समझ में? यहाँ पे लिखा भी हुआ है डिफ्यूजन इज़ अ स्लो प्रोसेस, इसीलिए हम इसको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए प्रेफर नहीं करते। अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट ये दे रखी है कि जो डिफ्यूजन इट इज़ पैसिव एंड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अदर। वन पार्ट ऑफ द सेल टू अदर मतलब हो गया साइक्लोसिस, बट प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं जो साइक्लोसिस है इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस। अब यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा है? यहाँ पर ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि हो सकता है कि साइक्लोसिस करते टाइम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्रेजेंट हो, तो उस केस के अंदर इट मे बी साइक्लोसिस, तो साइक्लोसिस कैन बी डिफ्यूजन। बट अगर जनरल वे में पूछा जा रहा है कि साइक्लोसिस किस टाइप का ट्रांसपोर्ट है, तो वो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, उसके अंदर एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। नो एनर्जी एक्सपेंडिचर, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। रैंडम फैशन में मूवमेंट होता है, जैसे हमने एक कमरे में एक कोने से खड़े होकर स्प्रे करा, तो स्प्रे जो फ्रेगरेंस के मॉलिक्यूल्स हैं वो कमरे के दूसरे कोने तक भी पहुंच जाएंगे, पूरे कमरे में फ्रेगरेंस की स्मेल हमें आएगी, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो रैंडम मोशन करते हुए हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, इसीलिए इट इज़ रैंडम मोशन। द नेट रिजल्ट बीइंग सब्सटेंस मूविंग फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन, ठीक है। अलॉन्ग द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट हो रहा है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता किस तरह से हो रहा है, इट इज़ अ रैंडम प्रोसेस। बस इतना है कि हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन सब्सटेंस मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंटर है कि जो डिफ्यूजन है इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम पर इसे डिपेंडेंट नहीं क्योंकि इसमें प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब जो हमारा नेक्स्ट वाला बॉक्स है, बॉक्स की तरफ देख लेते हैं एक बार। ये वाला जो बॉक्स है, ये वाला काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें दे रखा है जो डिफ्यूजन है इट इज़ ऑब्वियस इन गैसेस। डिफ्यूजन जो हमारे फ्लूइड्स हैं उनके अंदर ऑब्वियस है, बट डिफ्यूजन इन सॉलिड्स इज़ मोर लाइकली दैन डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स। अब ऐसा क्यों बोला गया है? मान लो हमने किसी चौक को पानी के अंदर डाला, तो क्या वो डिज़ोल्व होगा? क्या वो वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर डिफ्यूज़ करेगा? नहीं करेगा। बट मान लो कि हमने इंक को चौक के ऊपर डाल दिया, तो जो चौक है वो अंदर से कलर्ड हो जाएगा, वो इंक को एब्जॉर्ब कर लेगा। इसीलिए बोलते हैं कि डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इज़ नॉट लाइकली, बट डिफ्यूजन इन सॉलिड इज़ मोर लाइकली रादर दैन ऑफ सॉलिड्स। आई बात समझ में? नेक्स्ट हमारे पास पॉइंटर दे रखा है कि डिफ्यूजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लांट सिंस इट इज़ द ओनली मीन्स ऑफ गैसियस मूवमेंट विद द प्लांट बॉडी। अब फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे पास फ्लोएम है, वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे पास जाइलम है, बट गैसियस मूवमेंट के लिए हमारे पास कोई भी सिस्टम नहीं है। तो गैसियस मूवमेंट सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है, और जितने भी पार्ट्स हैं
प्लांट के जो कि एयर के कांटेक्ट में है वो अपनी गैसेस रिक्वायरमेंट अपने आप सेटिस्फाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपल डिफ्यूजन। उसके बाद हम पढ़ते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की तरफ। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ये सब हम पढ़ चुके हैं मेजर पोर्शन। ठीक है, membrane proteins provides site at which such molecules cross the membrane। concentration gradient ये सब पढ़ चुके हैं हम पहले। ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ना क्या है, ये वाला पैराग्राफ पढ़ना है। इस वाले पैराग्राफ में देख लेते हैं क्या दे रखा है। इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन स्पेशल प्रोटीन्स हेल्प मूव सब्सटेंसेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। इसके अंदर ये कह रहा है कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। Facilitated diffusion cannot cause net transport of molecules from low concentration to high concentration. This would require input of energy. Transport rate reaches a maximum when all the transport proteins are being saturated. ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। नीचे चलते हैं। अब ये वाले डायग्राम में देखो, इस वाले डायग्राम में क्लियरली मेंशन कर रखा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है ये। ठीक है, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पहले से था। इधर देखो मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और इधर मॉलिक्यूल्स हैं ही नहीं इस तरफ। ठीक है, और जब ट्रांसपोर्ट हो गया तो मॉलिक्यूल्स इस तरफ चलेगा, तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हुई है। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज में अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। नीचे चलते हैं। ये हमारे पास 3 टाइप के फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। ठीक है, जो यूनिपोर्ट है उसके अंदर एक ही मॉलिक्यूल अक्रॉस दी प्लाज्मा प्रोटीन मूव करता है। एंटीपोर्ट में 2 मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। एक सिमपोर्ट में, सिमपोर्ट मतलब सेम, सिमपोर्ट सेम डायरेक्शन में 2 मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। ये सारे के सारे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के एग्जांपल्स हैं। अब यहाँ पे देखो क्या दे रखा है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज़ वेरी स्पेसिफिक क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। इट अलाउज सेल्स टू सिलेक्ट सब्सटेंसेस फॉर अपटेक। इट इज़ सेंसिटिव टू इनिबिटर विच रिएक्ट्स विद द प्रोटीन साइड चेन। इनिबिटर की तरफ वही रिएक्टिव होगा जिसके अंदर प्रोटीन होगा। ठीक है, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोथ आर सेंसिटिव टू इनिबिटर्स। प्रोटीन फॉर्म्स चैनल इन द मेम्ब्रेन फॉर मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू। सम चैनल्स आर ऑलवेज ओपन वाइल अदर्स कैन बी कंट्रोल्ड। ठीक है, सम चैनल्स जो कि हमेशा ओपन रहते हैं वो हाइडेथोड्स होते हैं। जो वाटर पासिंग चैनल्स होते हैं वो some are large channels allowing a variety of molecules to cross। अब यहाँ पे आती है बात पोरेंस की। पोरेंस से क्वेश्चन आ सकता है कि वो किस किस में प्रेजेंट होते हैं, किस किस ऑर्गेनेली में प्रेजेंट होते हैं। तो पोरेंस आर प्रेजेंट इन प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम बैक्टीरिया। ठीक है, और दे अलाउस मॉलिक्यूल्स अप टू साइज ऑफ स्मॉल प्रोटीन। प्रोटीन किसके बने होते हैं, अमीनो एसिड के बने होते हैं। तो जब डिफ्यूजन हो रहा होता है तो स्मॉल पार्टिकल्स लाइक अमीनो एसिड का तो हो सकता है, बट प्रोटीन जो कि अ क्लस्टर ऑफ अमीनो एसिड्स है उसका ट्रांसपोर्ट बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो जो पोरिन प्रोटीन्स फॉर्म्स लार्ज पोर्स से ये क्लियर हो जाता है कि ये लार्ज मॉलिक्यूल्स को अलाउ करेगा। ये बड़े प्रोटीन्स को तो अलाउ नहीं करता पास करना, बट स्मॉल साइज़ के जो प्रोटीन्स हैं हमारे पास उनको, उनकी पासिंग को अलाउ कर देता है। आई बात समझ में, स्मॉल प्रोटीन्स पास कर देता है। ठीक है, बेशक स्मॉल है, प्रोटीन्स भी बेशक स्मॉल हैं, बट है तो वो प्रोटीन ही ना, है तो वो क्लस्टर ऑफ अमीनो एसिड ही ना। आई बात समझ में। तो पोरेंस के अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स हैं कि जो पोरेंस के अंदर प्रोटीन्स होते हैं फॉर्म्स लार्ज पोर्स। लार्ज होते हैं पोर्स इनके साइज़। ठीक है, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया और सम बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं और स्मॉल साइज़ के जो प्रोटीन्स हैं उनको पास करने देते हैं। स्मॉल बेशक लिखा हुआ है बट प्रोटीन है तो वो क्लस्टर ऑफ अमीनो एसिड्स हैं, तो लार्ज साइज़ के मॉलिक्यूल्स को वो पास करने देगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्वापोरेंस। एक्वापोरेंस के अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो वाटर चैनल्स होते हैं। ठीक है, जो वाटर चैनल्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ 8 टाइप ऑफ एक्वापोरेंस। यहाँ पे देख लेते हैं इस पैराग्राफ में क्या दे रखा है एक बार। ये जो वाला पैराग्राफ है, ये वाला जो पैराग्राफ है इसके अंदर ये दे रखा है जो हमने ऊपर देखा था ना, ये वाला कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑलरेडी प्रेजेंट होना चाहिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर, वही सब दे रखा है।
ठीक है, ये सब दे रखा है इसके अंदर। अब लास्ट लाइन में आ जाता है वाटर चैनल्स। वाटर चैनल्स में क्या है, मेड अप ऑफ 8 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वापोरेंस। तो पूछ सकता है कि जो वाटर चैनल्स होते हैं वो कितने टाइप के एक्वापोरेंस से मिलकर बने होते हैं। तो सिंपल डेटा वाली बात है ये, और कुछ भी याद नहीं रखना है इसके अंदर। सिंपल डेटा याद रखना है सिर्फ कि इसके अंदर 8 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वापोरेंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और कुछ याद नहीं रखना है इसके अंदर। सिम्पोर्ट एंटीपोर्ट हम सब देख ही चुके हैं, ये हम बेशक रीड कर लेंगे, उसी से समझ आ जाएगा। अब आते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरफ। एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूजेस एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट एंड पंप मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। Active transport is carried out by specific membrane proteins. Hence, different proteins in membrane play a major role in both active as well as passive transport. अब ये जो लाइनर है, ये क्यों बोला गया कि डिफरेंट प्रोटीन्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्ले अ मेजर रोल इन बोथ एक्टिव एज वेल एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्योंकि जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी यूज़ होते हैं विच इज़ अ पैसिव प्रोसेस, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी यूज़ होते हैं विच इज़ एन एक्टिव प्रोसेस। Pumps are the proteins that use energy to carry substances across the cell membrane. These pumps can transport substances from the low concentration to high concentration uphill transport. अगर कहीं पर भी हमें पंप वर्ड देखा हुआ मिल जाए, लिखा हुआ दिख जाए, जैसे सोडियम और पोटेशियम पंप, तो वो अंडरस्टूड है कि वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाएगा। ठीक है, पंप हमेशा एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाता है, अपहिल ट्रांसपोर्ट करवाता है। ट्रांसपोर्ट रेट रीचेज अ मैक्सिमम व्हेन ऑल द protein transporters are being used or being saturated. ठीक है, like enzyme, the carrier protein is very specific in what it carries across the membrane, जो मैं already discuss कर चुका हूँ। These proteins are sensitive to inhibitors which react with protein side chain. ठीक है, तो ये सब हमने डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देख लिए। अब ये जो जनरल इन्फॉर्मेशन दे रखी है इसको एक बार रीड कर लो, इसके अंदर कुछ भी खास का नहीं दे रखा। ठीक है, और ये जो टेबल है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब आ जाता है हमारे पास प्लांट वाटर रिलेशनशिप्स। तो प्लांट वाटर रिलेशनशिप्स में हमें जो डेटा है जो याद रखना है वो ये है कि वाटरमेलन के अंदर 92% वाटर होता है बाय वेट, और जो हर्बेशियस प्लांट होते हैं उनके अंदर 85 टू 90% वाटर होता है। ठीक है, तो जो वाटरमेलन है उसके अंदर 92% वाटर होता है, और जो हर्बेशियस प्लांट होते हैं उनके अंदर 85 टू 90% वाटर होता है। अब वो इस वाले क्वेश्चन को घुमा भी सकता है, वो वाटर की जगह ड्राई वेट पूछ ले तो आंसर उल्टा हो जाएगा, 100 माइनस कर देंगे। तो वाटरमेलन के अंदर 8% ड्राई वेट होगा, और जो हर्बेशियस प्लांट्स हैं उनके अंदर 10 टू 15% ड्राई वेट होगा। ठीक है, वाटरमेलन के अंदर हमारे पास 8% ड्राई वेट आ जाएगा, और जो हर्बेशियस प्लांट है यहाँ पे लिखा भी हुआ है हर्बेशियस प्लांट्स हैव ओनली अबाउट 10 टू 15% ऑफ इट्स फ्रेश वेट एज ड्राई मैटर। जो ड्राई मैटर है 10 टू 15% होता है। ठीक है, और जो हमारे पास वाटर होता है, वाटर हो जाएगा 85 टू 90%। आई बात समझ में? तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। बाकी इसके अंदर कुछ नहीं दे रखा, वही सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, और यहाँ पर आ जाते हैं कि जो कॉर्न है, कॉर्न प्लांट एब्जॉर्ब्स ऑलमोस्ट 3 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ डे। ठीक है, वाइल मस्टर्ड प्लांट एब्जॉर्ब्स वाटर इक्वल टू इट्स ओन वेट इन अबाउट 5 आवर्स। ठीक है, तो जो मस्टर्ड है, मस्टर्ड होता है एम का उल्टा हो जाएगा डब्ल्यू। तो इस वाली फिगर से हमें याद रखना है कि जो मस्टर्ड है इट एब्जॉर्ब्स वाटर इक्वल टू इट्स ओन वेट। ठीक है, अब हमें आवर्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वो यही चीज़ पर कंफ्यूज करेगा कि मस्टर्ड और कॉर्न में से कौन सा प्लांट है जो अपने वेट जितना है वाटर एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो बाकी चीज़ें याद रखने की खैर ज़रूरत नहीं है। और इसके अंदर याद रख लो कि जो कॉर्न है, कॉर्न 3 लीटर ऑफ वाटर एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो हमने इतना चीज़ याद रखनी है कि जो कॉर्न है, कॉर्न एब्जॉर्ब 3 लीटर ऑफ वाटर, और जो मस्टर्ड है, मस्टर्ड एब्जॉर्ब्स वाटर इक्वल टू इट्स ओन वेट। ये इन अ डे करता है, ये इन अ 5 आवर्स करता है।
अब ये कॉर्न जो है, कॉर्न 3 लीटर एब्जॉर्ब कर रहा है, उसके लिए उसको पूरा दिन चाहिए। बट जो मस्टर्ड है वो अपने पूरे वेट जितना एब्जॉर्ब कर रहा है, उसके लिए उसको सिर्फ 5 घंटे चाहिए। तो यहाँ पे हिपोक्रेसी की सीमा लांघ चुके हैं लोग। ठीक है, जिसको कम एब्जॉर्ब करना है वो ज़्यादा टाइम ले रहा है, और जिसको कम एब्जॉर्ब करना है वो बहुत ही कम, जिसको ज़्यादा एब्जॉर्ब करना है वो बहुत कम टाइम ले रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम बॉक्स के अंदर क्लोज कर देते हैं। देखो, बिकॉज ऑफ हाई डिमांड ऑफ वाटर इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट वाटर ऑफन is a limiting factor for plant growth and productivity in both agriculture and natural environment. Water is a हमारा लिमिटिंग फैक्टर है। ठीक है, ये चीज़ सत्य है और इस चीज़ को कोई नहीं रोक सकता। पानी की कमी दुनिया में हर जगह है, साफ़ पानी की कमी, क्योंकि हम सड़ाते जा रहे हैं सारा पानी। यहाँ पे देख लेते हैं एक बार क्या दे रखा है। तो ये जो है ना, यहाँ से हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, वाटर पोटेंशियल देख लेंगे। वाटर पोटेंशियल मतलब फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं। ठीक है, एनर्जी ऑफ फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल। जितने ज़्यादा वाटर फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ज़्यादा ही वाटर पोटेंशियल होगा, उतनी ही ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होगी। क्योंकि अगर वाटर मॉलिक्यूल्स बाइंड हो जाएंगे सॉल्यूट के साथ, तो उस केस के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो वाटर पोटेंशियल है, वाटर पोटेंशियल इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाता है फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स, और इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। आई बात समझ में? जितने ज़्यादा फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स उतना ज़्यादा वाटर पोटेंशियल और उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब मान लो फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स कम हो गए, ठीक है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी क्योंकि वो बाइंड कर चुके हैं। आई बात समझ में? ये सब जो तीन है हमारे पास, एक हमारे पास ये वर्ड है, दूसरा वर्ड है ये, तीसरा वर्ड है ये तीनों वर्ड्स यहाँ पे, तीनों फेजेस हमें आने वाले पैराग्राफ में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसको हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करते हैं और कोशिश करेंगे कि चैप्टर 2-3 वीडियोस के अंदर ख़त्म हो जाए। अब तक के लिए इतना ही।